और इन्होंने मतलब अपनी तरफ से एक बार भी ये कोशिश नहीं करी कि मामले को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। वो तो खैर पहले दिन से ही जब इन्होंने धमकी वमकी दे दी थी महिला आयोग की, तो मतलब ही नहीं बनता कि सॉर्ट आउट करने का। और कम से कम जब मैंने जब बहुत फोर्स करने के बाद इसके भाई ने जब कहा, तो मैंने 3 लोगों को चैट भेजी, और वो भी कुछ चैट, उसके चैट के कुछ पार्ट भेजे, जिसमें से सबसे पहले शिशुपाल को भेजी, और दूसरा उसके पिताजी को भेजी, और तीसरा इसको भेजी। इसका फ़ोन मेरे पास था, तो इसके जो छोटा भाई हमारे साथ रहता था उसके नंबर पर भेजी ताकि ये पढ़ ले। तो ये चैट शायद मैंने 7 तारीख को भेजी थी। मैं 6 तारीख को अपनी सिस्टर के वहाँ था, 7 तारीख को, बल्कि हमारी फिर रात को बात भी हुई थी मेरी और मेरी वाइफ की। तो ये मुझे उकसाने लगी, ये करने लगी, क्योंकि ये कन्फर्म थी कि खुलेगी नहीं चैट लॉक। तो मरने के लिए बोलने लगी, ये जो तेरे से होता है वो कर ले। इस शब्द देखो, जो तेरे से होता है। और ये मैं आगे आपको उसमें सुनाऊंगा कि जो इसकी वर्डिंग है और इसका टोन बात करने का, जो तेरे से होता है वो कर ले, जो कर ले तू, जो मर्जी कर ले हैं। तो फिर मैंने इसको ना एक शब्द बोला, इसको लगा शायद चैट खुली नहीं, तो मैंने इसको एक वर्ड बोला, जो उस चैट में एक वर्ड लिखा था वो स्पेशली इसके लिए लिखा था। तो जब मैंने वो शब्द बोला, तब इसको समझ में आ गई कि शायद पता लग गया है, खुल गए चैट लो। उससे पहले इसे होनी थी। तो ये धमकी तो मेरे को दे ही दी थी। मैंने कहा देख अब सुन ले मेरी बात, अभी तक तो तू धमकी दे थी, अब सुन ले। सुबह का सूरज तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये नहीं था कि किसी को मारना मूरना, वो मेरे उसमें नहीं है, ठीक है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मुझे ये कि जो तुम्हारे लिए आगे के लिए सही नहीं होगा, मतलब भाई जब तुमने अपने मेरे लिए मेरी इज्जत को डाउन करने की कोशिश करी है, मेरा इतना वो कर रहे हो, और मुझे मरने के लिए तुम बोल रहे हो कि मर जा करके, तो सोचो मैं भी तो कुछ करूँगा। तो हालांकि उस समय मेरा गुस्सा था, और गुस्सा जायज़ भी था मेरा, ठीक है। तो मैंने वो चैट उठा के, क्योंकि इसने तो मुझे बदनाम करने की कोशिश करी थी और उकसा भी रही थी, तेरे से जो होता हो कर ले, ठीक है। और इसने ये भी बोला कि एक काम कर, तेरे पे जो भी है, इसने खुद अपने मुंह से बोला था कि सबको भेज दे तू मेरी तरफ से, तो ठीक है तूने ये तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा, मेरे रास्ते खुल जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, इतना वो घमंड है इसको, मतलब इतना गलत करने के बाद मैंने भी किसके कुछ रिश्तेदारों को वो चैट भेज दी। और जब चैट भेज दी तो भाई लोगों के फ़ोन भी आने शुरू हो गए इन लोगों को। और इधर इसके पिताजी को जब चैट भेजी तो उनको तो पढ़ना आता नहीं, क्योंकि इंग्लिश फॉन्ट में था वो। तो इसके जो भाई का रहता है शिशुपाल, वो उस समय शायद घर आया हुआ था। तो यहाँ घर आया हुआ था, घर से तभी गया हुआ था, लेकिन जो बात बात कॉल वॉल पर उसने अपने पिताजी को बताया थोड़ा बहुत, पूरा नहीं बताया, बताया होगा नहीं बताया होगा भगवान जाने, लेकिन ये बता दिया कि गलती है। अब इनको शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि यार लड़की की गलती है, लेकिन हमने तो यार दामाद को उल्टा सीधा बोल दिया, अब किस मुंह से बात करें। मैं कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ कि भाई मेरा दुख दर्द समझेंगे, कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई हमें पता चल गया है कि हमारी लड़की की गलती है, और तुम जहाँ पर भी रहो अपना ख्याल रखो, यहाँ पर आना बात करेंगे, मतलब ये कोई नहीं। अब मैं उनको कॉल पे कॉल कर रहा हूँ कि भाई अब तो मैंने चैट भेज दी है, अब तो तुम एक बार बोल लो कि क्या कहते हैं, हाँ मेरी लड़की की गलती है। तुम तो अकड़ दिखा रहे थे महिला आयोग की, मैं ये जानना चाहता क्यों दिखा रहे थे, और आप क्या करोगे, अब गलती पकड़ी गई तो आप क्या करोगे। तो इन्होंने बिल्कुल बात नहीं करी। फिर कुछ दिन बाद शायद 10 तारीख की बात होगी, 9 या 10 तारीख की बात, इनके किसी चाहे रिलेटिव हों चाहे अड़ोस पड़ोस के बंदे हैं, तो कॉल करवाया उनके द्वारा। मतलब इसके पिताजी की हिम्मत नहीं हुई, उनको थोड़ा बहुत मैटर भी नहीं बताया, बस ये बताया कि भाई लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो वो बेचारे मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत मतलब उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बात करी है कि अच्छा अरे ये तो पारिवारिक मामले होते रहते हैं, तो पारिवारिक झगड़ों की वजह से इतना वो नहीं करना चाहिए, अलग कि घर आ जाए आगे। उस समय घर पहुंच गई थी कि ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहा आपको क्या बताया इन्होंने, यही तो
ठीक है, उनको लड़ाई झगड़ा बताया, तब मैंने उनको एग्जैक्ट बताया, उन बंदों ने इनको फ़ोन पकड़ा दिया। भाई क्यों कोई बंदा पड़ी लकड़ी लेगा? भाई तुम्हारी लड़की की गलती है तो हर कोई थोड़ा ना तुम्हारा साथ दे देगा, तुम्हारे खुद के रिश्तेदार नहीं देंगे भाई साथ, जब पता चलेगा तो ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, बहुत मतलब उस समय कॉल किया अपनी वाइफ को। गुस्सा एक ठीक है था भाई, रीज़न भी था गुस्से का, तो फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद, क्योंकि इमोशनली अटैच था मैं अपनी वाइफ के साथ, तो चाह रहा था कि चलो ठीक है माफ़ कर दूँगा, ठीक है। तो उस समय काफ़ी मतलब चीज़ें हुई, तो सही ट्रैक पे भी जा रहा था, वाइफ से बात कर रहा था तो, लेकिन मैं पैचअप की बात कर रहा हूँ। मैंने जब भी उसको कॉल किया तो हमेशा मतलब उसको माफ़ करने की बात करी, उसको आने की बात करी, लेकिन उसने जितनी बार भी कॉल किया उन कॉल में डिवोर्स वर्ड है, यानी कि हर बार उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की आगे बन पाएगी, ये हो पाएगा वो हो पाएगा, तो हमें डिवोर्स लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी यही लगा होगा कि आगे कभी इन फ्यूचर कुछ बात आएगी तो फिर चीज़ें फिर ये जाएगी ये वाली बात पे, तो उसको यही बस डिवोर्स। अब डिवोर्स का रीज़न ये भी था कि भाई अभी तक तो जो मैटर हुआ है इसके बाद कल को अगर मैं रिलेटिव में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो चीज़ें पूछी जाएगी मेरे से कि क्या क्या हुआ, और कुछ भी होगा तो फिर तो चीज़ें खुलेंगी भी खुलेंगी, या कल को और कुछ बातें होगी तो चीज़ें खुलेंगी। तो हो सकता है कि वो डर हो इसका, तो ये नहीं चाहते हो कि हमारा वो हो और डिवोर्स हो जाए। और कभी कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, मतलब समझ में नहीं आता क्या बात करती है। कभी अब यार किस पर्पज़ से कर रही है, हो सकता है कि मोबाइल लेने के पर्पज़ से कर रही हो, क्योंकि मेन इसका मोबाइल है। इसने जब भी कोई बात करी है तो मोबाइल, डिवोर्स और मोबाइल, कि मुझे मोबाइल दे दो। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चीज़ आई कि मैंने पैचअप करने के लिए तो हाँ बोल दिया कि ठीक है तू घर पे आ जा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने मोबाइल देने के लिए कहा कि मोबाइल नहीं दूंगा। ये जबकि इन महिला उसमें हेल्पलाइन में गए थे, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ बोला कि मोबाइल नहीं दूंगा, ठीक है तू आ जा। और सही हुआ मैंने मोबाइल नहीं दिया। उसके बाद तो मुझे मोबाइल में क्या क्या चीज़ मिली है आप यकीन भी, मैं करूँगा, चीज़ें सब बाहर निकल के आएंगी, और भी चीज़ें मिली हैं। तो क्यों डर था, तभी तो बाद में मोबाइल कर रहे हैं। तो मैं पैचअप की बात कर रहा हूँ। इसके पिताजी ने कभी कोशिश नहीं करी कि पैचअप हो जाए, ठीक है। एक दो अब रिश्तेदारों को जो मैटर पता, रिश्तेदार आए तो रिश्तेदारों ने ठीक है प्रयास करा, लेकिन उनको भी पूरा सारी बात थोड़ी ना बता रहे हैं, सारी चीज़ नहीं बता रहे हैं। उनको एक ही चीज़ रटवा रखी है कि नहीं मुझे मारता था, दहेज लेता था, पता नहीं क्या क्या एलिगेशन। और मुझे तो वो रिश्तेदार, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे इसकी फैमिली का ही मेंबर हो, इसके बाप हो, माँ हो, भाई हो, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं वो समझ में नहीं आया भाई। चलो एक बार को इनकी बात को मैं ही ऊपर रख देता हूँ कि दहेज मांगा, चलो कि दहेज मांग लिया होगा या मार पिटाई करी होगी, तो यार एक बात बताओ, अगर किसी बंदे ने दहेज मांगा, मार पिटाई की, तो लड़की ने आज ये बात क्यों बता रही है? मुझे समझ नहीं कि आज ही ये बात क्यों बताई कि दहेज मांगा, मार पिटाई की, जब ये पकड़ी गई है व्यभिचार में, जब ये पकड़ी गई है तब क्यों बता रही है? और कैसे इसके माँ बाप यकीन कर रहे हैं कि जब भाई आज पकड़ी गई है, इतने टाइम से हमसे झूठ बोली है। जब इसके बाप ने इससे पूछा कि क्या मैटर है, तो इसने कहा कि कुछ मैटर नहीं है, मेरा कोई चक्कर नहीं है, किसी का साथ कुछ नहीं है, बस फ्रेंड बात कर लेती थी, ये वर्ड बोल के, मतलब एक मैसेज करती थी, ये वर्ड बताया, मतलब ये बात बताई। तो और जब चीज़ें असली सामने आई तो कैसे यकीन कर रहे हैं, मुझे समझ, मतलब महामूर्ख आदमी होंगे जो लोग, चाहे इसके वो रिश्तेदार कोई इस पर यकीन कर रहा होगा, चाहे इसकी फैमिली का मेम्बर इस पर यकीन कर रहा होगा, ठीक है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भाई तुम यकीन कर क्यों रहे हो। और मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ बताऊंगा जहाँ पे अपने माँ बाप की कसम खा रही है, माँ बाप की कसम, और वहीं पे कह रही है कि मैं अपने, और किसी दूसरी रिकॉर्डिंग में मैं आपको सुनाऊंगा जिसमें ये जिसमें ये कह रही है कि मैं अपने, मेरे लिए मेरे माँ बाप सब कुछ हैं, ठीक है, मेरे लिए मैं अपने माँ बाप की कसम झूठी नहीं खा सकती। और मेरे पे इसकी झूठी रिकॉर्डिंग की भी कसम है जहाँ पे झूठी वो कहा रही है कसम।
अब बताओ क्या क्या बोला जाए ऐसे ऐसे लोगों को। कभी कहती है माँ बाप मेरे लिए सब कुछ है, उनकी झूठी कसम नहीं खाते, फिर उन्हीं की तू झूठी कसम खा दे रही है। तो तू किस लेवल में, किस हद तक गिरेगी, किस हद तक तू वो झूठ बोल रही है। और चलो एक किसी पर्सन से गलती हो गई है, हो जाती हैं गलतियाँ लोगों से, औरों से भी होती हैं, ठीक है। तो लेकिन गलती होने के बाद गलती, फिर उसके बाद गलती, ये क्या चलेगा। ये मेरे से बार बार किसी भी, जब भी हमारी स्टार्टिंग में बात हुई, इसका एक वर्ड हमेशा रहा, मतलब एक बात हमेशा बोलते कि अरे यार मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं टेंशन में हूँ। यहाँ पर तुम एक काम करो, मेरे डॉक्यूमेंट मुझे वापस दे दो, मेरे डॉक्यूमेंट ला के दे दो, मतलब कि कुंडली में है करके मेरे कपड़े ला के दे दो, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं कम से कम कोई जॉब वॉब कर लूँगी यहाँ पे। तो एक तो मेरी समझ में नहीं आया कि सारा यहाँ पर रिश्ता ख़त्म हो रहा है, ये गाली देने का मन कर रहा है सच बताऊँ तो इस समय, लेकिन वीडियो और लोगों तक भी जाएगी तो नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तो बात कर रही है कि क्या कहता है मैं जॉब करूँगी, जॉब ये करूँगी वो करूँगी, अभी भी ये रट लगा रखी है। तो मैंने एक दिन कहा कि ठीक है यार, मैं जाके लेके आ जाऊँगा, ठीक है, ज़्यादा वो मत कर, मैं लेके आ जाऊँगा, तो करते रह जो तुझे करना जो वो। तो मतलब हमेशा, मतलब यही डॉक्यूमेंट दो, मेरे डॉक्यूमेंट दो, डॉक्यूमेंट दो। तो एक दिन मैं कुंडली चले ही गया, वो भी कि चलो इसका मैं ले आता हूँ सामान और इसने मेरे को बहुत रोया था कि भाई मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं पूनम के यानी कि भाई की वाइफ के कपड़े पहन रही हूँ मांग के, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मांगना, ये वो नाटक करने लगी। मैंने कहा चलिए मैं ले आऊँगा। तो मैं लेने पहुँचता हूँ, इसको बताया नहीं कि मैं कुंडली जा रहा हूँ। तो मैं पहुंचता हूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरी मम्मी की तस्वीर के वहाँ एक पोटली में चावल वावल डाल के, उसमें कुछ सिक्के विक्के डाल के रख रखे थे, ठीक है। तो देखा, तो फिर मैंने जो सबसे पहले जिस चीज़ के लिए गया था, डॉक्यूमेंट और इसके कपड़े कपड़े वपड़े करने लगा सेट इसके, और डॉक्यूमेंट देखा, डॉक्यूमेंट मुझे मिला ही नहीं। डॉक्यूमेंट मैं ढूंढता रहा, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं मिला। अब चलो इसका डॉक्यूमेंट तो मिला नहीं मिला, मैंने कहा चले आप अपने डॉक्यूमेंट है, क्योंकि किराए का कमरा है, बाकी सामान यहाँ पर रहेगा, कोई बात नहीं, बाद में डॉक्यूमेंट तो अपने यहाँ से हटा देता हूँ। जब अपने देखने लगा तो मेरा भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरा डॉक्यूमेंट वहाँ पे मतलब पूरी फाइल ही नहीं है डॉक्यूमेंट की, मेरे जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं वो फाइल नहीं है, इसके जो एजुकेशन के हैं वो फाइल नहीं है। और ये लिखती है कि 8 तारीख को मुझे कहाँ पर है वो, उसे पढ़ देता हूँ। ये लिखते कि 8 तारीख को रोज़ की तरह घर आया और गाली गलौज और मारपीट करने लगा, और कहा कि मेरे साथ मारपीट क्यों कर रहे हो, और मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया, और कहने लगा यदि तू लौट कर घर आई तो जान से हाथ धो बैठेगी, जैसे तैसे अपनी जान बचा के अपनी मायके आ गई। तो मैं चलो बताई कह ही देता हूँ कि मैंने इसको, इसके अनुसार मैंने इसको मारा पीटा 8 तारीख को, और अपने इसके डॉक्यूमेंट और अपने डॉक्यूमेंट इसके हाथ में रखे कि ले इसको लेके चले जा। ये हुआ मतलब इसके अनुसार कि मैंने मारा पीटा और डॉक्यूमेंट देके कहा कि भाई तू जा। कौन पागल होगा ऐसा करता होगा। और जब मैंने ये इसको कॉल किया, मैंने कहा बात बात करी ऐसी, तो फिर इसने वहीं से डॉक्यूमेंट की बात फिर कर दी। तो मैं थोड़ी देर शांत रहा, मैंने इसको कहा एक बात बता, तू क्या चाहती थी, रिश्ता बने या ख़राब, क्या चाहती थी तू, मतलब जब स्टार्टिंग से तेरा क्या रहा। क्या नहीं, मेरी तो मैं रिश्ता बचाने का ही चाहती थी, ये हुआ मैं तो चाहती हूँ रिश्ता बचे। मैंने कहा तू नाटक क्यों कर रही है, मुझे बता सबसे पहले तो। जब मैं यहाँ पे इतने दिन से तेरे से पैचअप की बात कर रहा हूँ, सब चीज़ तुझे तेरी गलती माफ़ करने की बात कर रहा हूँ, तू मेरे से झूठ पे झूठ क्यों बोल रही है। कह रही क्या झूठ बोला। तो मैंने इसको बताया एक बात बता, तू चावल पोटरी में बांध के गई है, क्या मेरे मरने की कामना करने के लिए गई है। तो कह रही नहीं नहीं, मैं तो क्या कहता है तुम्हें वापस मांगने की कामना करने के गई हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा चल तू ये बता, तू डॉक्यूमेंट लेके क्यों गई है।
तो शॉक्ड हो गई, कह रही कहाँ पर हो। मैंने कहा कहाँ पर हो, क्यों, कुंडली में हो तभी तो बोल रहा हूँ। तब इसने एक्सेप्ट किया, तब इसने बोला हाँ मैं लेके गई हूँ। ठीक है, तो तू लेकर गई है, ठीक है। होता है कि किसी को कि अपने डॉक्यूमेंट है ले जाओ। पहले तो जब मैटर देखो इतना हुआ है कि मैंने एक सेकंड नहीं लगाया था जॉब छोड़ने के लिए। ठीक है, जिसको अपनी ज़िंदगी से मतलब ये चीज़ हो गया तो अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं, मैंने एक सेकंड नहीं लगाया छोड़ने के लिए। इसको इतनी चिंता हो रही है कि अपने डॉक्यूमेंट की चिंता, पैसों की चिंता, फ्यूचर की चिंता, जॉब करने की चिंता, इसको ये चीज़ें हो रही हैं। और तू डॉक्यूमेंट लेके गई, चल तेरे को अपने डॉक्यूमेंट लेके गई तो चली गई, तो मेरे डॉक्यूमेंट क्यों ले गई? और वहाँ जाके तो रो रही है कि मेरे डॉक्यूमेंट दो, डॉक्यूमेंट दो, और डॉक्यूमेंट तो ले गई, कपड़े क्यों नहीं ले गई? रो रही है कि मैं पूनम के कपड़े पहन रही हूँ, पूनम के कपड़े पहन रही हूँ, पूनम से मांग के कपड़े पहन रही हूँ, शर्म आ रही है। अरे भाई तू जब गई थी तो क्या कहते हैं अपने कपड़े लेके जाती, मेन डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट छोड़ देती, बाद में जब भी होता तब क्या पता वापस कुंडली आना पड़ता। तो तू मतलब चाहती क्या थी ये बता मुझे, मैंने यही पूछा तू चाहती क्या थी। तो बाद में फिर इसने अपना टोन पे तो गलत बात करती थी, और जब फिर वो टोन पे अपने गलत वैसे आ गई कि हाँ भाई कल को ये होता तो तुम मेरे डॉक्यूमेंट थोड़े देते। अरे भैया डॉक्यूमेंट मैं शुरू से ही, पहले दिन से ही, जब से ये मांग रही है तब से मैं कह रहा हूँ अरे डॉक्यूमेंट तेरे ही भैया, मैं उन डॉक्यूमेंट का करूँगा क्या? तेरे डॉक्यूमेंट तू, जब जाऊँगा तो ले आऊँगा तेरे लिए, या तू चले जा या दोनों चलते हैं, ये तक बोल दिया। तो मुझे समझ में नहीं आया भाई, भाई रिश्ता सुधारना था या क्या चाहती थी? क्योंकि शायद इसका इंटेंशन यही था कि सीधा ख़त्म करते हैं और अलग हो जाती हूँ, बस यही इसका रहा है हमेशा जब भी बात हुई है। और मैं यहाँ बेवकूफ़ों की तरह रिश्ते सुधारने की बात कर रहा हूँ, इसे बार बार बात कर रहा हूँ। तो ये जो हमारी लास्ट बात 23 जून को हुई है, 23 जून, हाँ 23 जून को मेरी लास्ट बात हुई है। तब ये मेरे को कहती है कि अब 28 मई, जो क्या हमें डेट दी थी 28 मई को बात होगी। मैं क्या हद है यार, मैं यहाँ वो बात कर रहा हूँ, ये मेरी गलती करके गलती कर रही है और फिर धमकी दे रही है, और फिर क्या कहते हैं तू, मतलब पहली गलती तो जो इसने अडल्ट्रेशन में वो हुई है, ठीक है, पहली गलती वो। दूसरी गलती अपने डॉक्यूमेंट भी लेगी, मेरी डॉक्यूमेंट भी लेगी। तीसरी गलती कि अपनी गलती होने के बाद मेरी कंप्लेंट कर रही है। अब ऐसी औरत को आप लोग बताओ क्या करूं? अब ये जो मैं आज आपको आपके सामने ये नाम लिए हैं कुछ भाई लोगों के जो सुसाइड कर रहे हैं, तो मुझे तो कई बार अपने आप पर गुस्सा आता है कि चले हम लोग हैं वजह इन लोगों की आत्महत्या करने का, कि हम ऐसे लोगों को माफ़ कर देते हैं। सच बता रहा हूँ, मुझे अपने आप से गुस्सा आता है उस समय जब मैं अपनी वो रिकॉर्डिंग सुनता हूँ पीछे की कि मैं इसको माफ़ करने की बात कर रहा हूँ, तो मुझे गुस्सा आता है अपने आप पे कि हम ही लोग हैं वजह, असली असली वजह हम लोग हैं, कि हम लोग ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाते हैं, माफ़ कर देते हैं, और जिस कारण इनके हौसले बढ़ रहे हैं, और ऐसे लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं। और इनकी वजह से, ऐसी औरतों की वजह से ना, जो असली में पीड़ित महिला होती है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा जो पुरुष ठीक हो गए हमेशा महिला सही होगी, ठीक है, महिलाएं भी कई बार पीड़ित होती हैं, ठीक है, वास्तविक पीड़ित होती हैं, तो उनको न्याय नहीं मिल पाता। मैंने बल्कि एक रिसेंटली एक पोस्ट भी अपने फेसबुक पेज से डाला था कि क्या करना चाहिए, कि मैं पोस्ट आपको पढ़ा भी देता हूँ। मैंने एक
पोल कराया था जिसमें मैंने राय मांगी थी कि पत्नी का अवैध संबंध है और उसको और उसके घर वालों को उसके व्यभिचार पर शर्मिंदा होने की बजाय गर्व है, और वो लोग उल्टा पति पर झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं जैसे दहेज, मारपीट, खाना ना देना इत्यादि। तो क्या करना चाहिए? मेरा जो पहला था पॉइंट, उसमें मैंने लिखा था कि न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार चुपचाप अलग हो जाना चाहिए। दूसरा था तगड़ा सबक सिखाना चाहिए ताकि अन्य लोग इससे सीख लें और दुष्टता करने से पहले परिणाम के बारे में कई बार सोचें और लोगों तक सही मैसेज जाए। तो इसमें मैंने ऊपर जो डिटेल भी लिखा था कि भाई लालची अपराधी पत्नियों को सजा कब, पुरुष को घरेलू हिंसा का शिकार क्यों नहीं माना जाता है, पति पर झूठे केस कर फिरौती मांगने वाले को सजा कब, यह नया व्यापार बंद कब होगा। ठीक है, क्योंकि देखो व्यभिचार के जो मामले हैं कुछ टाइम से बहुत देखने को भी मिल रहे हैं। ठीक है, और जो महिला हैं वो उसका जो भी इनको अधिकार वगैरह बोलते हैं वो इसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैंने उसमें लिखा भी था कि कई बार गलत महिलाओं के द्वारा झूठे मुकदमे किए जाने पर सही महिलाएं भी कई बार बदनाम हो जाती हैं, उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचती हैं, समाज भी उनको छुटैली वाली कैटेगरी में रख देता है कई बार। ठीक है, और उनको दूसरा विवाह में समस्या आती है क्योंकि जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो कई बार जो वास्तव में पीड़ित महिलाएं होती है ना वो भी नहीं जा पाती हैं मतलब न्याय पाने के लिए, क्योंकि चाहे कह लो समाज के डर से, चाहे शर्मिंदगी की वजह से कि भाई आजकल ऐसे केस हैं तो लोग हमें छुटैली ये वर्ड बोलेंगे या जो भी मतलब एक अलग भी शब्द हैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, तो मतलब उस शब्द से संबोधित करें तो कई बार नहीं करते हैं इन लोगों के चक्कर में। तो मेरा जो निवेदन भी है महिलाओं से भी है कि भाई ये काम करना बंद कर दो। ठीक है, नहीं तो बहुत पछताओगे, एक दिन तो बहुत पछताओगे। और पुरुष लोगों से भी मेरा है रिक्वेस्ट कि देखो ये जो है प्रताड़ित वगैरह वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को। लेकिन अगर कोई महिला खुद व्यभिचार में होके कर रही है और वापस तुमको फंसा रही है, कोर्ट केस कर रही है या तुम्हें प्रताड़ित कर रही है तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं तो बल्कि जब मेरा पहला दिन 7 तारीख को अपीयरेंस था वहाँ पर एक भाई रो रहा था। ठीक है, वो भाई रो रहा था तो हम लोग उसके पास गए, हमारी जो साथ में फैमिली गई थी तो हम उसके पास गए, हमने पूछा कि भाई बात क्या है, तो उसने हमें बताई। मैं उसको ये बोल के आया पता है कि भाई तेरा जो पैसा कमाएगा तेरे पास रखा है वो, या इन फ्यूचर कमाएगा वो, ज़िंदगी भर लगाते चले जाना। अगर कोर्ट केस चल रहा है ज़िंदगी भर लगाते चलना, लेकिन इस औरत को घर मत लेके आना जो भाई इतना कर रही है, तुम्हें कोर्ट में ले जा रही है, ये कर रही है, तो उसको मत लाना। जब मैं उसको ये दे रहा हूँ तो मैं अब तो इसके साथ अब क्या करूँगा देखना। ऐसी औरत को छोड़ना नहीं है, सबक सिखाना। और सबक पता है, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि एक तो मैं आजकल ये मैटर देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से भी कि हो सकता है कि किसी और भाई के दिमाग में चीज़ें चल रही हो तो थोड़ा सा मेरी बातों से समझे और हो सकता है कि सुसाइड करने का दिमाग से ख्याल निकाल दे। तो मेरा जो है, एक तो ये जो मेरी वाइफ है इसको सबक सिखाना कि भाई ये गलती पे गलती कर रही है और मैं इसके लिए इतना अटैच्ड हूँ और इमोशनली अटैच्ड हूँ और ये मेरे साथ ये कैसे कर रही है। दूसरा, मैं इसके पिताजी को सबक सिखाना चाहता हूँ कि इसके पिताजी को पता नहीं किस चीज़ का अहंकार है, किस चीज़ की अकड़ है, तो वो अकड़ तोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि इसके पिताजी ने मेरे से बहुत गंदे तरीके से बात तो की थी, वो तो है कि पहले दिन से ही, जब मैंने बताया पहले दिन से ही धमकी उनकी देने लगी। उसके बाद भी इन्होंने मेरे साथ, भाई जब पहले दिन तो तुम कह सकते हो कि मुझे नहीं पता था, अब पहले बात तो पता था या नहीं पता था तुमको, महिला आयोग की धमकी, साले तू मेरी लड़की को बदनाम कर रहा है, ये तो नहीं बोलना था। तुम ये कहते कि भाई मेरे पास यहाँ पर आओ, बैठो, बात करो, ये शब्द होने चाहिए थे तुम्हारे। ठीक है, अगर ये बोलते तो बात बनती। लेकिन पहले दिन ही जब इसने मेरे को ये वर्ड बोला इसके बाप ने कि साले तू मेरी लड़की को बदनाम करना चाहता है, मैं तुझे महिला आयोग में घसीटूँगा, तो मेरा दिमाग बहुत
ख़राब हो गया। मैंने कहा ये नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद भी वो उस समय चलो मेरा गुस्सा था, मैं फिर भी कंट्रोल करता गया और चीज़ें संभालता गया। लेकिन ये गलती, फिर गलती, फिर गलती, फिर इसके बाद अभी और गलती बताऊँ। इसके बाद क्या हुआ, मैंने पोस्ट जो दिखाया वो डाला, क्योंकि भाई जो मेरे मन में है, मैं देखो मैं अपनी आप बीती किसी को भी बता सकता हूँ, कहीं पे भी बता सकता हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर बता सकता हूँ, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा अपना अधिकार है, ठीक है, ये मेरे अपने अधिकार है। तो इसको कोई मेरे से छीन नहीं सकता कि भाई तुम सोशल मीडिया पे आके क्यों वो कर रहे हो, ठीक है। ये मेरा अपना अधिकार है। मैं कोई किसी के साथ अश्लील वीडियो वाला वो वायरल नहीं करूँगा ना, मुझे करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी आप बीती बताने का मुझे पूरा अधिकार है और इसको कोई नहीं ले सकता, कोई मतलब कोई भी, ठीक है। और किसी के कहने से मैं कोई आके अगर ये कहेगा कि ये मत करो मत करो, तो ये नहीं हो सकता। तो अब पहली गलती गई, फिर ये गए थाने में जाके ये मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट लिखाते हैं कि भाई ये लड़का मैसेज करता है। मैंने आता है मेरे पे एक पुलिस वाले का फ़ोन आता है, तो ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे से बात करी। तो उन्होंने कहा अरे ये आए हैं आपके ससुर आए हैं और कंप्लेंट लिखा रहे हैं। मैंने कहा क्या कंप्लेंट है, तो बताए बात की, क्या कहते हैं ये कोई सोशल मीडिया पर आपने कुछ डाला है क्या। मैंने कहा वो आपने देखा है क्या डाला है, तो नहीं उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा तो देखो ना पहले आप, इन्होंने दिखाया आपको, तो नहीं दिखाया, बस ये बता रहे हैं कि कुछ इनके खिलाफ़ कुछ वैसे डाला है। तो मैंने कहा देखो उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो जब उन्होंने पढ़ा तो फिर वो शांत हो गए, फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं, ठीक है। हालांकि ये एक शब्द उन्होंने बोला कि अरे कोई नहीं तुम आओ, तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं। अरे मैंने कहा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और अगर करना होता तो हम महिला आयोग में, इन्होंने कंप्लेंट डाली थी और महिला आयोग में हम गए थे, और महिला आयोग में भी मैंने ये शब्द बोला था कि ठीक है, खुद बोला मैंने, जो वहाँ के काउंसलर थी महिला, तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं कि हम लोगों को 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, 1 हफ्ते 10 दिन का, हम लोग साथ रहते हैं। अगर हमारे बीच में सब चीज़ सही हुआ और तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर देखो ये डिवोर्स करिए तो डिवोर्स कर देंगे। उन्होंने कहा हाँ ये करना, और ये तुम नहीं भी कहते तो हम भी ये चीज़ बोलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। अब उन्होंने कहा ठीक है साथ रहो, तो इसने कहा ठीक है, इसने भी उस समय तो हाँ बोल दिया। तो इसने कहा मैं ज़रा पिताजी से डिस्कस करके आती हूँ, उनसे बोल दिया। मैं वहाँ पे बैठा रहा, तो अभी पता नहीं क्या डिस्कस करके आई है। इसके चाचा और भाई मेरे पास आए, कहाँ ले जाओगे। अरे भैया मैं कहीं भी ले जाऊँ, आज से पहले नहीं थी क्या मेरे साथ वो। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा हम घूमने ले जाएंगे कहीं। तो कह रहे घूमने कहाँ ले जाओगे। अबे तुझे क्यों बताएं कहीं घूमने ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। मैं कहीं भी, मेरा कहीं का मूड बन जाए, कहाँ का भाई, नैनीताल पास में नैनीताल का बन जाए, मुझे कहीं शिमला जाना है, हिमाचल चले जाऊँगा। तो मैं हर कोई तुम्हें अभी से थोड़ी ना बता दूंगा कि कहाँ ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँगा। तो मैंने कहा वो हम बाद में दोनों डिसाइड करेंगे। इसके चाचा और भाई चले गए। तो जाने के बाद इसके पिताजी आते हैं और महिला अधिकारी से बोलते हैं, जो काउंसलर की हेड थी, उनसे बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को इसके साथ नहीं भेज सकता हूँ। उन्हें अच्छा क्यों भाई, क्यों नहीं भेज सकते हो। क्या मुझे इसकी जान का खतरा है। महिला वो भी अधिकारी भी जो थी काउंसलर, वो भी शॉक्ड कि कैसी बात कर रहे हो भाई, खतरा है। वो बंदा इतना सब कुछ होने के बाद उसको रखने को तैयार हो गया है, तुम्हें खतरा है। बल्कि महिला अधिकारी जो वहाँ पे थे उन्होंने ये बोला कि इसकी जगह मैं होती तो मैं कभी नहीं रखती और सबक और सिखाती। वो बेचारा इतना सब कुछ होने के बाद रख रहा है, बहुत बड़ी बात है, और तुम्हें डर लग रहा। फिर बाद में उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम्हारी जो मर्जी वो करो। जब उन्होंने भी ये शब्द बोला कि तुम ही अपनी लड़की का घर नहीं बसाना चाहते हो। खुद बोला है उन्होंने वो शब्द कि भाई तुम्हें अपनी लड़की का घर नहीं बसाना चाहते तो हम क्या करें, जाओ ले जाओ तुम यहाँ से। उन्होंने फिर अगली डेट वगैरह दी थी हमें। तो अगली डेट जब दी तो फिर सेकंड डेट में मैं गया, ये लोग नहीं आए। इनको पता था कि इनको पहली काउंसलिंग में ही डांट पड़ गई, अच्छी खासी डांट पड़ी कि एक तो गलती और ऊपर से अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करने आ गई है, ठीक है। एक तो गलती पे गलती कर रही है और ऊपर से कंप्लेंट कराने आ गई है, तो वहीं झाड़ दिया था इसको, ठीक है। तो ये समझ गया कि शायद हमारी दाल गलने वाली नहीं है। थर्ड काउंसलिंग में क्या हुआ था, थर्ड काउंसलिंग में मैं कुंडली गया था दोबारा, क्योंकि मुझे थर्ड काउंसलिंग के टाइम पे
रूम खाली करने के लिए मकान मालिक ने कॉल कर दिया कि भाई तुम्हारा वहाँ खाली करो। एक्चुअली क्या था कि वहाँ पे काफ़ी सारा जो फ्रिज वगैरह में सामान कुछ होगा तो उसकी स्मेल वगैरह आ रही थी, और था भी ऐसा, जब मैं गया तो स्मेल आ रही थी। तो उन्होंने बोला नहीं, ये बदबू सी भी आ रही, काफ़ी टाइम से बंद हो रहा है, तुम आओ खाली करो, नहीं तो हम ताला तोड़ के सब सामान बाहर कर देंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे कर दोगे यार। तो तब मैं गया, तब मैं उस समय वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे माइंड भी ख़राब हो गया था, क्योंकि उस समय मैं अकेला पड़ गया था। यहाँ तो चलो मैं फैमिली के बीच में रहा तो थोड़ा सा ठीक था, लेकिन वहाँ पे जाके बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। तो मैंने वहाँ से कॉल कर दिया, जो भी महिला हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मैंने उनको बताया कि मेरी ये तारीख को आपने मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया और मैं उस दिन आने में सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले ही कॉल कर दिया था और उसका भी मेरे पास प्रमाण है। तो मैंने उस दिन कॉल किया और उनको कॉल करने के साथ जिस दिन हमारी काउंसलिंग की डेट थी उससे पहले इसके घर में मैसेज पहुंचा दिया, वो भी है मेरे पास प्रूफ के साथ तौर पे। तो मैंने कहा कि भाई ऐसी सी बात, उनको बताया कि भाई देखो मैं तो आज आ नहीं पाऊँगा किसी रीज़न से, क्योंकि कुंडली शायद मैंने बताया है कि नहीं बताया कि कुंडली गया हूँ। तो मैंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो कला और इसके पापा जो भी आएंगे उनको मना बोल देना कि यहाँ मत आना, खाली तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, नहीं टाइम वेस्ट होगा और मैं मिलूँगा नहीं, काउंसलिंग हो नहीं पाएगी। इन्होंने उसका मौके का फ़ायदा उठा लिया। ये क्या काम करे, ये वहाँ गए, इन्होंने वहाँ जाके कुछ पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट भी पढ़ा देता हूँ। इन्होंने वहाँ जाके स्टेटमेंट दी कि वो अपने पूर्व दिए गए बयानों का समर्थन करते हुए बताया कि मैडम पिछली काउंसलिंग में मेरे पति ने मेरा फ़ोन सामान वापस कर देने की बात कही थी। मेरे पति ने अभी तक मेरा सामान वापस नहीं किया है। मेरे पति अभी भी मुझे धमकी दे रहे हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरे परिवार वालों को भी फ़ोन कर और मैसेज कर परेशान कर रहे हैं। मेरे पति मुझे रिश्ते सुधारने को तैयार नहीं है। अब मैं अपनी आगे की कार्रवाई कोर्ट से कराना चाहती हूँ। मैं अब महिला हेल्पलाइन से काउंसलिंग नहीं कराना चाहती हूँ। तो इसमें फिर उन्होंने, जो काउंसलर हैं, उन्होंने जो लिखा कि प्रथम पक्ष को सुना व समझाया गया, परंतु प्रथम पक्ष की आवेदिका अपनी काउंसलिंग महिला हेल्पलाइन से नहीं कराना चाहती है, अपनी आगे की कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से कराना चाहती है। अतः आवेदिका को उक्त संबंध में माननीय न्यायालय से चार्जशीट जो भी है चाराजोई से हिदायत दी गई है। ठीक है, प्रार्थना पत्र में महिला हेल्पलाइन से कार्रवाई समाप्त की जाती है। तो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ सॉर्ट आउट करने की, पैचअप करने की। ये यहाँ पे लिख रही है कि मेरे पति संबंध सुधारने के लिए तैयार नहीं है। ये लिखवा के आई है, मतलब मेरी एब्सेंट में। भाई तुम गए क्यों वहाँ पर, जब मैंने महिला हेल्पलाइन में कॉल कर दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे, हमें डेट दे दीजिएगा, तो तुम क्यों पहुँचे, दूसरी डेट मिल जाती। तो उस समय फिर क्या हुआ, जो पुलिस चौकी इंचार्ज से, नाम नहीं लेना चाहूँगा तो रिटायर्ड हो गए वहाँ से तो उन्होंने मैं कहा कि तुम आओ, तुम्हारी काउंसलिंग कराते। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा काउंसलिंग किस बात की, जब काउंसलिंग के लिए तो थाने से, आप तो चौकी में बैठे हो, थाने से कंप्लेंट हेल्पलाइन में गई है, तो थाने से हेल्पलाइन में गई है, हेल्पलाइन में काउंसलिंग होती है। और मैंने तो आज तक नहीं सुना कि काउंसलिंग यहाँ पर आप पुलिस चौकी में काउंसलिंग कराओगे या ये चीज़ें सॉर्ट आउट कराओगे, मतलब कह रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ कराओगे। तो वो मुझसे ये भी बोले कि भाई तुम्हारी पत्नी मेंटेनेंस मांग रही है। अरे मैंने कहा मेंटेनेंस मांग रही है, कुछ भी मांग रही हो तो ये चौकी से थोड़ी ना सॉर्ट आउट होगा। मेंटेनेंस के लिए कोर्ट है, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में अर्जी लगाते हैं, तब कार्रवाई होती है। उसके बाद चीज़ें होती है, किसी गलती है, क्या गलती है, देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें कोर्ट में होती हैं। आप थोड़ी ना मुझे फोर्स कर सकते हैं, आप थोड़ी ना दिलवा सकते हो मेंटेनेंस मांग रही है तो। और मैंने कहा मांगने से थोड़ी ना कोई चीज़ मिल जाती है। मांगने को कभी कल को मैं ही कह दूँ मुझे इंद्र का शासन चाहिए, कौन देगा भाई। क्षमता होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए, तब जाके चीज़ें मिलती हैं। ऐसे थोड़ी ना कि किसी ने कह दिया कि भाई मेंटेनेंस मांग रही हो, और आपने कह दिया कि नहीं आपकी बीवी मेंटेनेंस मांग रही है, तो थोड़ा दे दूंगा या कोई दिलवा देगा।
तो चीज़ें होती हैं कि लीगल वे में होती हैं, वहाँ गलती किसकी है, क्या मैटर हुआ है, आपको पता ही कुछ नहीं है, आप कह रहे हो मेंटेनेंस मांग रही है, तो थोड़ी ना मैं आके आपके पास आप मुझे बुला रहे हो कि नहीं यहाँ पर आओ, यहाँ पर तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़ कराऊंगा। मैंने कहा ऐसे नहीं होता। फिर उसके बाद सितंबर अगस्त लास्ट या सितंबर मंथ में फिर एक कॉल आता है मेरे पे। वो नाम है पर्सन का जो पुलिसकर्मी है, उनका नाम लूँगा क्योंकि भाई ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, ठीक है। वो था, उनका नाम है KP सिंह, ठीक है। तो वो मेरे पास आते हैं और मेरे पास मतलब मेरे को कॉल करते हैं और मेरे को कॉल करके कहते हैं कि भाई आपके ससुर आए हैं और वो कह रहे हैं कि कोर्ट केस कि तुम धमकी दे रहे हो कोर्ट केस वापस लेने की उनको। अब मैंने कहा यार क्या बात, मैं मन में सोचा कि क्या बात कह रहा है यार बंदा ये अगला ये। तो मैंने कहा अच्छा आपके पास कोई मतलब कॉल डिटेल है कि या कॉल रिकॉर्डिंग हो या डेट वगैरह हो कि कब करी है, किस नंबर से करी, कोई डिटेल वगैरह है आपके पास? तो उन्होंने कहा नहीं। तो भाई मैंने थोड़ा सा उनको उनकी ड्यूटी समझाने का प्रयास किया कि आपके पास कोई बंदा आता है, पीड़ित बंदा आता है, तो आप उससे पूछोगे, डिटेल तो लोगे कि कब किया, क्या किसके नंबर से किया। मतलब कोई बंदा आपके पास आया और आपने सीधा मतलब किसी को भी कॉल कर दिया परेशान करने के लिए। भाई एक पुलिस वाले का कॉल जाता है, उसका मतलब समझ में आता है क्या होता है? आपने तो उठाया फ़ोन और फ़ोन कर दिया। भाई कल को कोई आके कहेगा कि फलाने ने मेरे को गोली मार दी है, मैं मर गया हूँ, तो आप फलाने को गिरफ्तार करके ले जाओगे? अरे भैया देखोगे भी कि गोली लगी है, और लगी है तो सामने वाला जिंदा मेरे सामने बैठा है। थोड़ा माइंड का भी तो यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अभी एक रिसेंटली एक केस हुआ है, ठीक है। वो लड़के के पास पुलिस का कॉल गया, उसने आत्महत्या कर ली डर की वजह से। रीज़न चाहे जो भी रहा हो, लेकिन एक कॉल का मतलब समझ में आता है। आधे से ज़्यादा ये सुसाइड के रीज़न ही पुलिस वाले होते हैं, और ये एक रीज़न था। मैं पुलिस वालों पर कभी भरोसा नहीं करता हूँ। मेरी एक आदत है, मैं पुलिस वालों पर नहीं, अपने जो भारत की कानून व्यवस्था पर भरोसा करता ही नहीं है। उसके भी रीज़न है, ऐसा नहीं कि मैं बेवजह फालतू यहाँ कर रहा हूँ, उसके भी अपने रीज़न है, ठीक है। भाई तुम लोग आगे मतलब इस टाइप की ये हरकतें कर रहे हो, पोस्ट का नाजायज़ फायदा उठा रहे हो कि किसी को क्या परेशान कर दोगे। तो मतलब मुझे इस तरह से टॉर्चर करने का प्रयास किया गया। मतलब इनके दिमाग में था कि बंदा डिप्रेस हो जाए, कुछ जल्दी डिवोर्स के लिए खुद अप्लाई करे। भैया मैं अप्लाई करने वाला नहीं था, मैं शुरू से अप्लाई नहीं करता। और पहले तो हालांकि मैंने अपने स्तर पर कोशिश करी सॉर्ट आउट करने की, लेकिन जब मन बना लिया तो मन ये बना लिया कि अच्छे से इनको शौक है ना कोर्ट कोर्ट खेलने का, ज़िंदगी निकाल दूंगा, चाहे अपनी भी निकल जाए चाहे इनकी भी निकल जाए, पता चल जाएगा।